गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपके क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज का जो क्लास होगा वह आर्टिकल 86, 87, 88 और 89 ये चार आर्टिकल्स देखेंगे जो कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम चाहे एसएससी जीडी को हो, रेलवे को हो, इसमें से पूछे ही जाते हैं। यदि आप ये आर्टिकल्स नहीं कर पाते हैं तो आपको बहुत ही समस्या हो सकती है। यदि आपको अच्छे से एग्जाम निकालना है तो ये आर्टिकल्स के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। और फिलहाल एसएससी जीडी के एग्जाम भी पहुंच रहे हैं तो आपको ये सब के बारे में जानना है। तो आर्टिकल 86 में राष्ट्रपति का अभिभाषण और आर्टिकल 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, ये दोनों में अंतर समझिए। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या होता है? राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या होता है, इससे पहले आपको रिमाइंड दे रहे हैं कि आर्टिकल 85 में 3 सत्र के बारे में पढ़ाए थे। बजट सत्र, मानसून सत्र और एक है शीतकालीन सत्र। ये तीनों सत्र के बारे में आर्टिकल 85 में पढ़ाए थे, जिसमें से सबसे पहला सत्र कौन सा होता है? फरवरी से मई तक सबसे बड़ा सत्र बजट सत्र। तो क्या होता है, संसद के पहले बैठक में बजट सत्र के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है राज्यसभा और लोकसभा ये दोनों सदनों के सदस्य को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं। उसी को हम राष्ट्रपति का अभिभाषण कहते हैं। आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो आप सिंपल भाषा में भी समझ सकते हैं कि संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। दोनों सदन के सदस्य को बजट सत्र में संबोधित करते हैं। पहली बैठक बजट सत्र में ही होगी, क्योंकि पहला सत्र बजट सत्र होता है कि नहीं? तो पहली बैठक कब होगी? बजट सत्र को होगी। तो ये दोनों सदनों के सदस्य क्या करेंगे? संबोधित करेंगे, बुलाएंगे। आओ भाई, आओ मिलजुल के नियम कानून बना लेते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रपति का अभिभाषण कहते हैं। जबकि राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण क्या होते हैं? राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण जो होते हैं वह 5 वर्ष में एक बार ही दिए जाते हैं। और ये प्रत्येक वर्ष तीनों सत्र में राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। लेकिन राष्ट्रपति का विशेष इसलिए जुट गया ताकि क्योंकि ये 5 वर्ष में मात्र एक बार एक बार ही बोला जाता है, इसके अलावा नहीं। मात्र एक बार, याद रखिएगा। कब? जब नई निर्वाचित लोकसभा का चुनाव होता है। नए निर्वाचित लोकसभा का चुनाव कहने का तात्पर्य यह है हमारा कि 5 साल में एक बार चुनाव होते हैं कि नहीं पूरे देश में? बिल्कुल होते हैं। तो किसका चुनाव होता है? लोकसभा में बैठे मंत्री का ही तो चुनाव होता है। उस समय कौन से पार्टी जीता? या तो एनडीए पार्टी, यूपीए के भाजपा पार्टी, सॉरी यूपीए के कांग्रेस पार्टी, या एनडीए की भाजपा पार्टी। ये कौन पार्टी? भाजपा पार्टी, कांग्रेस पार्टी हो गए, फिर एक तरह से नेशनल पार्टी। ये सारे पार्टी कौन से पार्टी जीते? उसमें से कौन से प्रधानमंत्री बन रहे? तो नई लोकसभा का निर्माण, नई निर्वाचित लोकसभा आएंगे, यहाँ पे नए सरकार बनेंगे। तो उस समय नए सरकार को संबोधित करने के लिए एक बार राष्ट्रपति भाषण देते हैं, जिसे ही हम राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के अंतर्गत रखते हैं। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण क्या होता है? ये तीनों सत्र के अंतर्गत दिया जाता है, बजट सत्र के पहली बैठक में। लेकिन राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण नए निर्वाचित लोकसभा में दिए जाते हैं। जब नए लोकसभा के चुनाव होते हैं पहली बार 5 वर्ष में एक बार, उस टाइम प्रधानमंत्री को संबोधित करने के लिए, उसके सम्मान के लिए राष्ट्रपति एक बार भाषण देते हैं, जिसे हम राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के अंतर्गत रखते हैं। समझ में आ गया? राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के अंतर्गत रखते हैं। अब बात कॉन्सेप्ट यह आती है कि ये राष्ट्रपति तो खुद अपना अभिभाषण या तो भाषण तैयार नहीं करेगा। क्या राष्ट्रपति वो खुद लिखेंगे बैठ के, मैं यह बोलना है, मुझे आज बोलना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने सारे बजट लाए कि 5 साल के अंतर्गत ये अपने कार्य को पूर्ण रूप से निर्वहन करेंगे? यह एक पेपर में वो लिखेंगे, उसके बाद आके पढ़ेंगे? नहीं। तो राष्ट्रपति के लिए अभिभाषण लिखता कौन है? लिखने का काम कौन करता है? तो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है वह लिखने का कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा किए जाते हैं।
मंत्रिमंडल जो है वह राष्ट्रपति के भाषण या तो विशेष अभिभाषण का लिखने का कार्य करते हैं। तो विशेष अभिभाषण नए लोकसभा के उपरांत दिए जाते हैं, जबकि राष्ट्रपति का अभिभाषण जो होता है, वह प्रत्येक साल तीनों सत्र के पहली बैठक में दिया जाता है। और 87 में चर्चा है विशेष अभिभाषण, 86 में चर्चा है राष्ट्रपति का अभिभाषण, उसके बाद है 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, जो कि नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक में ये तो दिए जाते हैं, ठीक है? पहली बैठक को संयुक्त रूप से राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। आर्टिकल 88 में अब दिया गया है महान्यायवादी और मंत्रियों के कार्य, कि महान्यायवादी और मंत्री के क्या कार्य हो सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, कहाँ? संसद के लोकसभा और राज्यसभा में क्या मंत्री संसद के लोकसभा और राज्यसभा में बैठ सकते हैं? बिल्कुल बैठ सकते हैं। बैठ सकते हैं, क्यों नहीं बैठ सकते हैं? मंत्री नहीं बैठेंगे तो कौन बैठेगा? तो पूछता है, फिर बात आती है, क्या महान्यायवादी भी बैठ सकते हैं क्या लोकसभा और राज्यसभा में? हाँ भाई, वो भी बैठ सकते हैं। वो नहीं बैठेंगे तो कौन बैठेगा? संस मंत्री संसद के दोनों सदनों में बोल सकते हैं, उन्हें बोलने की स्वतंत्रता है, अपने प्रस्ताव, अपने मत, अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है। हाँ भाई, बिल्कुल, मंत्री को सदन के दोनों सभा में, लोकसभा और राज्यसभा में अपने विचार, मत रखने की पूर्ण स्वतंत्रता है। क्या महान्यायवादी को लोकसभा और राज्यसभा में अपने विचार, प्रस्ताव प्रस्तुत करने की पूर्ण स्वतंत्रता है? तो आप बोल सकते हैं, हाँ, ये भी प्रस्तुत कर देते हैं। ये तो दोनों में समानता देखने को मिली। मंत्री आर्टिकल 88 क्या कहता है कि मंत्री लोकसभा और राज्यसभा में बोल सकता है, अपना विचार रख सकता है, अपना प्रस्ताव रख सकता है। महान्यायवादी भी को कहा गया है आर्टिकल 88 के तहत महान्यायवादी भी लोकसभा राज्यसभा में अपने विचार प्रस्ताव रख सकते हैं। तो इन मंत्री और महान्यायवादी में क्या डिफरेंट है जो कि लोकसभा और राज्यसभा में नहीं कर सकते हैं? ये एक है, मंत्री लोकसभा और राज्यसभा में वोट कर दे सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं। क्या? वोट कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन महान्यायवादी को वोटिंग करने का अधिकार नहीं है। महान्यायवादी लोकसभा और राज्यसभा में वोटिंग नहीं कर सकता है, राज्यसभा लोकसभा में वोटिंग नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता महान्यायवादी, समझिए, क्योंकि आर्टिकल 76 में हम पढ़ाए थे आपको कि महान्यायवादी के बारे में। महान्यायवादी कौन होते हैं? प्रधानमंत्री के प्रथम विधि मंत्री होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट कितना पढ़े लिखे होते हैं, वह न्याय करते हैं। इस कारण से क्या कर सकते हैं, वो संसद के कोई भी सदन में वोट नहीं कर सकते। हाँ, वो बैठ सकते हैं, अपने प्रस्ताव, अपने विचार रखने में पूर्ण उन्हें स्वतंत्रता है, परंतु उन्हें वोटिंग करने की स्वतंत्रता नहीं है। जबकि मंत्री को वोटिंग करने, बोलने की, अपने प्रस्ताव रखने की, अपने सदन में वापस लौट के आने की, ये सभी चीज की स्वतंत्रता किन्हें है? मंत्री को है। तो इन्हीं सभी के प्रावधान आर्टिकल 88 में दिया गया है। आर्टिकल 88 के तहत यही कहा गया है कि मंत्री सब कर सकते हैं, लेकिन महान्यायवादी एक को छोड़कर सभी कुछ कर सकते हैं। एक को छोड़कर, अर्थात वो वोट नहीं दे सकते हैं, वो वोट नहीं दे सकते हैं। और बाकी बात इसे याद रखना है, करने वाला तो बहुत है, लेकिन नहीं करने वाला क्या है? वोटिंग। कौन? महान्यायवादी। आर्टिकल 88 के तहत आर्टिकल विशेष अभिभाषण आपको समझ में आ गया। नवनिर्वाचित लोकसभा के पहले बैठक में दिया जाता है, और आर्टिकल 88 में राष्ट्रपति का अभिभाषण जो तीनों सत्र में दिया जाता है। क्या एक तीनों आर्टिकल आपको एक लाइन से अच्छे से समझ में आ गए? अगर आपको आ गए हैं तो आप बोलिए हाँ, या नहीं आ गए हैं तो नहीं, कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ने जा रहे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, वीवीआई में डाल लीजिए, जिसे हम क्या कहते हैं आर्टिकल 89। इसको क्यों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट? क्योंकि आर्टिकल 89 में सभापति और उपसभापति की चर्चा है, आपको पढ़ाए थे। राज्यसभा लोकसभा में अध्यक्ष का उपाध्यक्ष होते हैं, लेकिन राज्यसभा में सभापति उपसभापति होता है। आपको बात कहते हैं कि सभापति कौन होते हैं? सभापति वो नहीं होता जो आप सोचते हैं। सभापति उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति का कोई काम नहीं होता है, इसलिए उसे उपराष्ट्रपति को
राज्यसभा का सभापति बना दिया जाता है, सभापति बना दिया जाता है। लेकिन क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति सॉरी, मेरा बोलने का तात्पर्य है क्या उपसभापति कौन होते हैं? उपसभापति राज्यसभा के ही सदस्य होते हैं। किंतु पूछा जाएगा क्या सभापति राज्यसभा के सदस्य होते हैं? नहीं होते हैं, क्योंकि सभापति उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति। लेकिन उप सभापति व राज्यसभा के ही सदस्य होते हैं। राज्यसभा के सदस्य में से किसी एक को, जो कि सबसे वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, उन्हें उप सभापति बनाया जाता है। अब सभापति जो होते हैं पदेन होते हैं। क्या होते हैं? एक वर्ड रखना है, पदेन। पदेन का अर्थ क्या होता है बे? सर्वे सर्वा। सर्वे सर्वा सर्विस वाला नहीं, सर्वे सर्वा। सर्वे सर्वा मतलब सर्वोपरि। सबसे सर्वोपरि कौन होते हैं राज्यसभा में? तो सभापति होते हैं। सभापति जो कहेंगे वह करना अनिवार्य है। सभापति जो कहेंगे वह करना अनिवार्य है। सभापति कहेंगे कि मंत्री, आप सभी को प्रस्ताव लाने का भी मैं अधिकार नहीं देता। अच्छा ठीक है, नहीं करेंगे। कहेंगे फिर नहीं, अभी नहीं। आप सभी को, सॉरी यहाँ पे लिख रहा था। फिर सभापति बोलेंगे आप सभी अच्छे शांति बनाए बैठे, तो सभी कोई सभापति के बात सुनेंगे, सभी सदस्य सुनेंगे। कोई प्रस्ताव आता है तो राज्यसभा के क्या होंगे? आधे आधे सदस्य दो भागों में विभाजित हो जाएंगे सदस्य, और उसमें वोटिंग करेंगे। हाँ हम सहमत है, इससे सहमत नहीं है। सदन में देखे हैं, कभी मूवी वूवी देखे हैं कि ऐसे बजाया जाता है, टेबल को ठप ठप बताया जाता है। एक मूवी है जिसमें सीएम बनता, साउथ का एक मूवी है जिसमें सीएम बनते हैं, एक हीरो, मतलब क्या नाम है उनका, याद नहीं आ रहा है, परंतु वहां पे ठप ठप बताया जाता है कि हाँ इससे प्रस्ताव से हम सहमत हैं, नहीं सहमत नहीं है। ऐसे होते हैं ना। तो मान के चलिए कोई भी प्रस्ताव राज्यसभा में आता है और वहां के सदस्य उस प्रस्ताव में सहमति जताते हैं, और दोनों का सहमति बराबर हो गया, तो पक्ष और विपक्ष का वोट, मेरा कहने का तात्पर्य है पक्ष और विपक्ष का वोट इक्वल हो गया, बराबर हो गया, तो उस समय सभापति आएंगे। तो उस समय सभापति आएंगे। सभापति कहेंगे सावधान, अभी मैं बाकी हूं। तुम लोग दोनों के पक्षों का वोट सेम हो चुका है। अब मैं जिधर गिरूंगा वो पार्टी जीत जाएगा, उस टीम जीत जाएगा। मान के चलिए एक राज्यसभा, राज्यसभा बना रही, एक राज्यसभा है। राज्यसभा के सदस्य को दो भागों में बांट दिया, इसमें 50 सदस्य, इसमें 50 सदस्य। अब दोनों, ये पक्ष और विपक्ष दोनों के मत बराबर हो गए। पक्ष और विपक्ष दोनों के मत बराबर हो गए। पक्ष और विपक्ष दोनों के मत बराबर हो गए, तो आप क्या करेंगे? सभापति आएंगे। सभापति आने के बाद क्या कहेंगे? मैं किसकी ओर गिरूं? इधर गिरूं या उधर गिरूं? इधर गिरूं या उधर गिरूं? हम बोलेंगे जिधर भी गिरेंगे वह पार्टी जीत जाएगा। तो राज्यसभा के सभापति देखते हैं कि किधर हम दे, तो वह अपने मत का प्रयोग करके, उनका मत निर्णायक मत होता है, इसलिए उनके मत को निर्णायक मत कहा जाता है। फिर यहाँ पे मिट गया। ठीक है, तो राज्यसभा के सभापति का जो मत होते हैं वह निर्णायक मत होता है। अब मान के चलिए कभी सभापति अपने बेटी के शादी चल गए, या तो उनका राष्ट्रपति के जगह में कार्य करने चल गए, या तो फिर एक्सीडेंट हो गया, या फिर बुखार हो गया, या फिर जॉन्डिस हो गया, तो कौन करेगा सभापति का कार्य? कौन करेगा? कौन सभापति का कार्य? कहाँ? कहाँ? राज्यसभा में सभापति का काम कौन करेगा? अब उसका कार्यभार कौन संभालेगा? सभापति की जिम्मेवारी कौन संभालेगा? तो है ना भाई उपसभापति। उपसभापति किस काम का? जब स्कूल में कैप्टन नहीं रहते हैं तो वाइस कैप्टन को ही ना रखा जाता, वाइस कैप्टन ही इसका लीड न करते हैं, लीड करते हैं। तो जब सभापति नहीं है तो उपसभापति रहेंगे ना। लेकिन हाँ, उपसभापति उपराष्ट्रपति का काम नहीं करेंगे, क्योंकि उपराष्ट्रपति सभापति होते हैं। उपसभापति सदन को हैंडल करेंगे। तो फिर उपसभापति कौन हो जाएंगे? उपसभापति कार्य करने लगेंगे सभापति के, तो उपसभापति कौन? तो देखा जाता है राज्यसभा के सारे सदस्य में से सबसे ज्यादा बूढ़ा, सबसे एजेस, सबसे वरिष्ठ, वरिष्ठ मतलब सबसे पुराना, सबसे बूढ़ा, सबसे ओल्ड,
सदस्य को उसे उपसभापति बना दिया जाता है, फिर उसे उपसभापति बना दिए जाते हैं। उसके बाद इस प्रकार से क्या होते हैं, आर्टिकल 89 में सभापति की चर्चा है। इसमें कभी कंफ्यूज होइएगा नहीं। तो राज्यसभा कैसे चलती है, सभापति उसे कैसे हैंडल करते हैं, उसकी चर्चा आपके आर्टिकल 89 में दिया गया है। आपको अच्छे से समझ आ चुके होंगे। और आर्टिकल 86 भूलना नहीं है, राष्ट्रपति के अभिभाषण। आर्टिकल 87 राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण। इन सभी के बारे में भूलना नहीं है। अब इस सभी के बारे में भूलने इसलिए नहीं बोल रहे हैं ताकि 86 और 87 और 89 ये 3 आर्टिकल्स आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 88 को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो आर्टिकल 86, 87 और 89 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझ में आ गया? ये आपको इस सभी आर्टिकल के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। आशा करते हैं कि फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और आप ऐसे ही स्वस्थ और तंदुरुस्त होकर क्लास ज्वाइनिंग कीजिएगा और मेरे साथ एकदम लगन और निष्ठा के साथ पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।